जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार गणितपुर में। आपने थंबनेल में देखा होगा कि यह वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ब्लड के बारे में, है ना, ह्यूमन ब्लड के बारे में। क्या होता है ह्यूमन ब्लड? तो जो ब्लड है वो एक टिश्यू है ना। और टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू है? यह एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, संयोजी ऊतक है। आपने पढ़ा होगा ऊतक के चैप्टर में। ऊतक दो प्रकार का होता है, एक तरल संयोजी ऊतक और एक ठोस संयोजी ऊतक। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या है? ब्लड हमारा तरल संयोजी ऊतक है ना। और आप जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी जब चोट लगी होगी, ब्लड क्या होता है? लिक्विड की तरह होता है ना, पानी की तरह होता है। तो इसीलिए ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और हमारी हड्डियां क्या है? हमारी हड्डियां ठोस संयोजी ऊतक है। ठीक है। और आपने देखा होगा ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आज की हम वीडियो में समझेंगे ब्लड का रंग लाल ही क्यों होता है ना, पीला नीला हरा क्यों नहीं होता है। ठीक। और इसके बाद और काफी सारी जानकारी हम ब्लड के बारे में लेंगे। तो जो ब्लड है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है ना। जो आपने हॉस्पिटल में आप गए होंगे, देखे होंगे, जो लैब होता है, लैब के बाहर हेमेटोलॉजी वगैरह लिखा जाता है, हेमेटोपैथोलॉजिस्ट वगैरह लिखा होता है ना। तो जो हेमेटोलॉजी है वो क्या है? हमारा ब्लड का अध्ययन है। और जो हेमेटोलॉजिस्ट है वो ब्लड का अध्ययन करने वाला है, या हेमेटोपैथोलॉजिस्ट भी कहलाता है ना। जो ब्लड का अध्ययन है वो क्या है? हेमेटोलॉजी। और जो ब्लड का अध्ययन करने वाला है उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट या हेमेटोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो ब्लड की जो ब्लड है, यानी जो रुधिर विज्ञान है, ब्लड साइंस जो है हमारी, उसके जनक कौन है? तो ब्लड साइंस के जनक विलियम थॉमस को माना जाता है। और इसके बाद जो ब्लड है ना, ह्यूमन ब्लड है, वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। यानी ह्यूमन ब्लड में दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, एक 60% पार्ट और एक 40% पार्ट। तो जो हमारे ह्यूमन ब्लड का जो 60% भाग है वो प्लाज्मा होता है। और जो 40% भाग है वो होता है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स, यानी रुधिराणु, जिसको हम हिंदी में थोड़ा हिंदी शब्द बोलने में टुकड़े लगते हैं, मगर क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिराणु। और इसके बाद इंग्लिश में ब्लड कॉर्पसल्स। तो रक्त के दो भाग, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा क्या होता है? तो जो रक्त का लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, जिसकी वजह से रक्त क्या होता है? लिक्विड। तो रक्त का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा के कारण ही रक्त क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल की तरह रहता है। और एक चीज आपने और शब्द सुना होगा, सीरम के बारे में। सीरम के बारे में, सीरम क्या होता है ना। तो जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में अभी हम बताएंगे आपको प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन नाम का। यदि आप इस प्लाज्मा के अंदर से इस प्रोटीन को निकाल लेते हैं, ये जो फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन है, अगर इसको आप प्लाज्मा के अंदर से निकाल लेते हैं, जो शेष प्लाज्मा आपका बचता है उसी को हम सीरम या सेरम कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो और कुछ चीजें जैसे ब्लड है, कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है कि ब्लड का पीएच मान बताइए, है ना। जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच मान क्या होता है? इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी कि पीएच मान क्या है एक्चुअली, है ना। तो पीएच मान कुछ नहीं है। पीएच जो मान है, एक से लेकर 14 तक की एक संख्या होती है जो किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारकता को निर्धारित करती है। जो 7 से ऊपर जो नंबर होता है वो क्षार को व्यक्त करता है, 7 से अगर नीचे नंबर है तो अम्ल को व्यक्त करता है। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। आपने कभी कभी जैसे कभी कभी अंगूठा कट ही गया होगा बचपन में खेलते होते, तो आप ऐसे मुंह में उंगली डाल लेते होंगे, है ना, कि ये सोच के कि जब हम इसको कट लग गया कहीं, इसको अगर हम चूस लेंगे तो हमारा जो खून है हमारा बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जब आप अंगूठा चूसे होंगे या जब थोड़ा बहुत खून का टेस्ट किए होंगे, तो आपका जो ब्लड है वो किसकी तरह लगा होगा? आपको क्षार की तरह होगा, थोड़ा सखर सखर लगा होगा, है ना। तो क्यों लगा सखर सखर? क्योंकि ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है, यानी ब्लड एक क्षारीय विलयन। ठीक है। और इसके बाद जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, जिसको हम व्यस्क मनुष्य भी कह सकते हैं। तो जो व्यस्क मनुष्य होता है, तो व्यस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ना, एक व्यस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और जो महिलाएं हैं, तो व्यस्क
मनुष्य या वयस्क पुरुष हम कह सकते हैं, वयस्क पुरुष की तुलना में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में 1 से 2 लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर किसी भी व्यस्क मनुष्य में मान लीजिए 6 लीटर रक्त है, तो जो महिलाएं हैं उनमें 1-2 लीटर कम ही रक्त होगा, यानी 4 से 5 लीटर रक्त होगा। ठीक है। और जो रक्त होता है हमारी बॉडी पार्ट है, जैसे हमारी बॉडी को अगर 100% मान ले और ये कहें कि हमारे पूरे बॉडी के 100% में से ब्लड का कितना परसेंट है, तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का 7% होता है ना। हमारे पूरे शरीर की भार का 7% भार किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें नोट है ना। तरल संयोजन ब्लड क्या है, तरल संयोजन तत्व है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु यानी इसको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कॉर्पसल्स कहता है ना। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 60% भाग होता है। अगर पूरे ब्लड को हम 100% मान के चले, तो 100 पूरे ब्लड में 60% भाग प्लाज्मा होता है और बचे 40% भाग हमारा रुधिराणु वो रुधिराणु होता है। सॉरी, इंग्लिश वर्ड बोलना अच्छा थोड़ा बेहतर होता है। तो जो 40% भाग है वो हमारा ब्लड कॉर्पसल्स का होता है, रुधिराणु द्वारा होता है ना। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के भी प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट है, 60% है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का भी 90%, प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है, जैसे हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो हम प्लाज्मा को अगर 100% मान के चले, प्लाज्मा के 100% में से जो 90% भाग है वो जल होता है ना। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। और प्लाज्मा में का जो 7% भाग है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। और 0.9% भाग क्या होता है, लवण होता है। और 0.1% भाग क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बाकी जो परसेंटेज बचे है ना, 1-2% जो बाकी है वो अन्य चीज़ें होती है। बस समझ आ गई। और अगर आप कहेंगे सर प्लाज्मा होता ही क्यों है हमारी बॉडी में, क्या काम होता है प्लाज्मा, है ना। देखिए प्लाज्मा को बहुत अहम रोल निभाने जाती है ना। जैसे आपको भी पता है ये जो हमारा ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में जाता है, हमारे पूरे शरीर में जाता है। और कोई भी चीज़ अगर ठोस रहेगी तो हमारे ब्लड में कैसे जाएगी, हमारे पूरे शरीर के हर कोने कोने तक कैसे जाएगी, है ना। लिक्विड चीज़ें ही हमारे बॉडी के हर सेल्स तक, हर कोने तक पहुंच सकती है। ब्लड को लिक्विड बनाने के लिए कि ब्लड को लिक्विड ही कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है ना। प्लाज्मा के और काम हमारे आपको भी पता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या है, हमारे ब्लड में बचे हुए भोजन को, हार्मोन्स को हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को क्या करना है, पहुंचाना है। तो जो हार्मोन्स होते हैं और जो बचा हुआ भोजन होता है, मिनरल्स जैसे ग्लूकोज है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, इन सब को पहुंचाने का काम कौन करता है, इन सबको पहुंचाने का काम, इनका संवहन प्लाज्मा ही करता है ना। तो प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आपको बता ही चुके हैं, आपने सुना होगा सीरम वर्ड है, तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर जो अभी हमने बताया ना 7% प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो उसी प्रोटीन में से एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन, जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वो आगे हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे। तो जब हम इसी प्लाज्मा के अंदर से इस सीरम को निकाल देते हैं, सॉरी इस फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो जो हमारा शेष प्लाज्मा बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो हमने प्लाज्मा के बारे में समझा, हमने किसके बारे में समझा, प्लाज्मा के बारे में समझा। अब हम समझते हैं रुधिराणु के बारे में, यानी ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में समझते हैं। जो रुधिराणु है, ब्लड कॉर्पसल्स है, ये रक्त का कितने परसेंट भाग होता है, ये ब्लड का 40% भाग होता है ना। और इसी में 3 प्रकार के अब ध्यान रखना, ये जो क्या है, ये रुधिराणु, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल है। ये क्या है हमारे, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल, ये क्या था हमारा, ये हमारा था लिक्विड, ये हमारा क्या था, लिक्विड पार्टिकल था। ये क्या था, ये हमारा लिक्विड पार्ट था कि नहीं था, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा लिक्विड होता है, और समझ में आ गई? लेकिन जो रुधिराणु है, जो ब्लड कॉर्पसल्स है, वो क्या है, सॉलिड पार्ट है, यानी ठोस पार्ट, क्या है, ठोस पार्ट। यानी कि आप क्या समझे, यानी कि ब्लड में हमारे 2 तरह के कण पाए जाते हैं, लिक्विड और ठोस। तो लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सोलिज प्लाज्मा, और सॉलिड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, आप अच्छे से इनके बारे में जानते ही होंगे, है ना। तो आरबीसी
और WBC और प्लेटलेट ये क्या है, सॉलिड है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में। ये आरबीसी क्या होती है, ध्यान समझिएगा। जो आरबीसी है जिसको हम लाल रक्त कण भी कहते हैं या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में आरबीसी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं को हम कहते हैं। क्या होता है इनका फुल फॉर्म, इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, हमने पढ़ा होगा। इसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आपने एरिथ्रोसाइट वर्ड सुना होगा, जब आप कभी ब्लड टेस्ट कराए होंगे, ब्लड टेस्ट में एरिथ्रोसाइट आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना। तो एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, है ना। तो आरबीसी क्या है, तो आरबीसी हमारे खून का लाल पार्ट होता है, इसी आरबीसी के कारण ही, है ना। आरबीसी में भी एक चीज होती है जिसके कारण अभी हम बताएंगे। तो जो आरबीसी है वो, इसका जो आकार होता है, एक सेकंड आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद थोड़ा आरबीसी के बारे में कुछ चीजें लिखवाते चलिए, तो आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा आरबीसी के बारे में। आरबीसी, आरबीसी, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर हम रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं, क्या कहेंगे, लाल रक्त कण कहेंगे, या फिर आप लाल रक्त कण भी बोल सकते हो, लाल रक्त कणिकाएं भी बोल सकते हैं, है ना। तो आरबीसी के बारे में समझते हैं, इसका निर्माण कहाँ, आरबीसी, है ना। अच्छा, अगर आप तो इतना तो जानते होंगे ब्लड कहाँ पाया जाता है, ब्लड हमारे शरीर के अंदर धमनियों में, धमनियों और शिराओं में बहता है ना। तो अगर हम बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो सर आरबीसी कहाँ बनती है ना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो निर्माण स्थल की अगर हम बात करें, निर्माण स्थल की, इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण स्थल। तो आरबीसी का निर्माण वो अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब ये अस्थि मज्जा क्या है सर, अस्थि मज्जा इंग्लिश में आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे बोन मेरो के बारे में, हाँ, इसके बारे में, बोन मेरो के बारे में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं, हड्डियां अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं, और हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है, वहीं पर ऊतकों और कोशिकाओं का बहुत बड़ा क्या होता है, नेटवर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, है ना। और उन्हीं के अंदर ही क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। एक स्टेम सेल होती है ना, अस्थि मज्जा के अंदर क्या पाई जाती है, स्टेम सेल पाई जाती है, वही स्टेम सेल क्या करती है, आरबीसी को बनाने का काम करती है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी के अंदर ध्यान रखिएगा, आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, जिसके कारण ध्यान से समझिएगा, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का रंग क्या होता है, वो लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब कहोगे सर इसके कारण खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से समझिए, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना, एक बना है हीमो, एक बना है ग्लोबिन। जो हीमो वर्ड है वो हीमो नाम के रंजक को व्यक्त करता है। हीमो क्या है, एक हीमो नाम का रंजक, रंजक मतलब क्या होता है, डाई, है ना।
रंजक मतलब डाई, जो रंग देने का काम करता है। जैसे बहुत सारे जैसे हरी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का रंजक पाया जाता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन में हीमो नाम का एक रंजक पाया जाता है जो क्या होता है, लाल रंग का होता है। और जब ये हीमो नाम का रंजक लाल कलर का होता है तो हीमोग्लोबिन भी लाल कलर का होगा। और ब्लड में आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी कारण पूरी आरबीसी क्या होती है, लाल कलर की होती है। और आरबीसी के लाल कलर के होने के कारण हमारा ब्लड भी क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है ना। और चीजें समझते हैं। और ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। ग्लोबिन ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है ना। हीमोग्लोबिन में दो चीज होती है, एक होता है रंजक, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। ये जो ग्लोबिन नाम की प्रोटीन यही क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है, संयोग करती है। और संयोग करने के संयोग करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं तक और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से हमारे बॉडी के बाहर निकालने का कौन करती है, काम करती है ना। तो अगर हीमोग्लोबिन का पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है रक्त को लाल रंग प्रदान करना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करना, ठीक है। और इसके बाद जो ध्यान रखिए, इसी हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ध्यान रखिए, एनीमिया, एनीमिया हो जाता है। रक्त क्षीणता इसी को कहते हैं, रक्त क्षीणता। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता हो जाता है। और समझ में, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता हो जाता है। कभी और एक चीज और, जो आरबीसी है, आरबीसी तो यह तो एक प्रकार का कण है, सेल्स है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपने कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ा होगा कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। जबकि इस आरबीसी, ये जो आरबीसी नाम की सेल है, आरबीसी की नाम की कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आरबीसी के अंदर, आरबीसी भी एक प्रकार की कोशिका है ना, लेकिन इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आरबीसी अपना निर्माण खुद से नहीं कर सकती, है ना। जैसे प्रत्येक कोशिका अपने आप को क्या करती है, विभाजित कर लेती है, लेकिन आरबीसी अपने आप को विभाजित नहीं कर सकती है। इस आरबीसी का निर्माण होता है स्टेम सेल के द्वारा, अस्थि मज्जा में होता है। और अब ये बताइए, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी की मृत्यु भी होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमारे ब्लड में आरबीसी बन गई तो जीवन भर के लिए बन गई, ऐसा नहीं है। आरबीसी कुछ दिनों के बाद मर भी जाती है। जो आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर, वो लगभग 120 दिन में, लगभग 120 दिन यानी 4 महीने में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिए, जो हमारी आरबीसी हमारे ब्लड में, वो 120 दिन में लगभग क्या हो जाती है, आरबीसी की, उसकी यानी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ होती है, कहीं तो कहीं जाके होती होगी। ऐसा नहीं है कि हम हमारे ब्लड के अंदर, हमारी धमनी यानी नसों के अंदर ही आरबीसी मर जाती है, ब्लड के अंदर ही मर जाती है, नहीं। जो आरबीसी है वो हमारे यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर, या फिर प्लीहा, प्लीहा जिस आपने नाम सुना होगा, प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन, स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। तो जो आरबीसी है, वो आरबीसी कहाँ जाके मर जाती है, वो आरबीसी हमारे यकृत में या प्लीहा में जाके खत्म हो जाती है, और नई आरबीसी अस्थि मज्जा द्वारा बनती रहती है ना। तो आरबीसी 120 दिन में यकृत और प्लीहा में जाके खत्म होती रहती है, और नई आरबीसी अस्थि मज्जा द्वारा बनती रहती है। बात समझ आ रही है? इसीलिए हम जब ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सब लगातार बनते रहते हैं, है ना। जब हम ब्लड, तो इसीलिए हमें समय समय पर ब्लड का डोनेशन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि खुला ब्लड 120 दिन में क्या होगा, लगभग 120 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये तो हमारे 120 दिन के बाद काम पर रहेगा नहीं। बल्कि अगर हम इसी को किसी को डोनेट कर देंगे, रक्तदान कर देंगे, ये हमारे रक्तदान करने से किसी दूसरे की हो सकता है जीवन बच जाए, जिंदगी बच जाए, है ना। तो अगर हमारे द्वारा किसी की भलाई हो रही है, जीवन बच रहा है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो आरबीसी कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, यकृत और लीवर, है ना, लीवर और स्प्लीन में हो जाती है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया जो आरबीसी होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन मान लीजिए अभी जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर तो निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, मेरी हड्डियों के अंदर होगा। लेकिन जब बच्चा जो भ्रूण अवस्था में रहता है, एम्ब्रॉय रहता है, भ्रूण अवस्था मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद जब जायगोट बनता है, जो है ना, जो युग्मनज बनता है, वो जब विभाजित होता है, तो विभाजित होता है तो उसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो उस समय जब हम माँ के पेट में रहते हैं और हम
एक दो कोशिका जब भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर जो आरबीसी बनती है उसका निर्माण कहाँ होता है? उस समय तो हमारे अंदर हड्डी नहीं रहती, है ना? उस समय ध्यान रखना, जो उस समय जो हमारे अंदर ब्लड का, सॉरी, जो आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है ना? फिर इसके बाद जो रक्त है, आरबीसी है ना? आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी का जो काम होता है वो हमारे ऑक्सीजन को, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के पूरे कोशिका तक पहुंचाना होता है। और इसके बाद जो आरबीसी का, जो जैसे मैंने कहा अभी, आरबीसी का एक सेल है। कोशिका वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जो कोशिका है उसकी कई प्रकार, उसके कई आकार होते हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ कोशिकाएं लंबी शाखान्वित होती हैं, कुछ दीर्घित होती हैं, है ना? तो जो आरबीसी है, आरबीसी की जो कोशिका है उसका आकार द्विअवकलित होता है, या उसको हम उभयावकल भी कह सकते हैं, है ना? इस प्रकार से उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ना? इस प्रकार ऐसे, अगर हम ऐसे ऐसे देखें उसको तो इस प्रकार से क्या होती है आरबीसी का, ऐसे वैसे तो होती है गोल, लेकिन दोनों साइड से अंदर की ओर क्या होती है, धंसी होती है। आरबीसी होती कैसी है? गोल, लेकिन दोनों ओर से अंदर की ओर क्या होती है, धंसी होती है। तो इस आकार को हम कहते हैं द्विअवकलित या उभयावतल बोल सकते हैं, है ना? तो हमने आरबीसी के बारे में काफी सारी चीजें जानी समझी, है ना? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का रंग, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक रंजक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन और उसको कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करता है ना? और एक चीज और, जब अभी हमने बताया जो आरबीसी है ना, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी हैं इसके। जो ऊँट होता है, ऊँट, और एक जो दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यहाँ एक लामा नाम का जानवर पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर, इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? और इसके बाद जो आरबीसी है ना, इसको, इसके निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? इसके निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है, विटामिन B12 आवश्यक होता है, फॉलिक एसिड आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, आयरन की टेबलेट्स वगैरह देते हैं, फॉलिक एसिड का सिरप वगैरह देते हैं, है ना? आयरन, उसका आयरन, विटामिन B12 का क्या देते हैं, टेबलेट वगैरह देते हैं। तो ये थी काफ़ी सारी चीज़ें आरबीसीज के बारे में। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी क्लास में, आगे की क्लास में हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, है ना, और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए।